तो स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो कि मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे पीटी प्लस मेंस के अप्रोच पे, जो कि इसको कवर कर रहे थे। अभी तक हमने क्लास 1 देखा था, जहाँ पे हमने उपनिवेशवाद के संबंध में सब कुछ जो कि डिस्कस किया था। ये देखो, हमारा जो भारत का आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को। चलो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। आज का क्या टॉपिक है, शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाए। चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज के टॉपिक पे देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है, आर्थिक निकास या धन निष्कासन की बात है, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने इसको मेंशन किया। बुक का क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस बुक में जो कि इन्होंने आपका जो धन निष्कासन की सिद्धांत थी, एक तरह से जो विचार था, इसको जो कि रखा, बताया कि किस तरह से जो कि अंग्रेज जो कि भारत की जो धन है उसको जो कि भारत से लेकर अपने देश में ले जा रहे हैं और धीरे धीरे भारत को गरीब करते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बात यहाँ पर है। तो इसी को लेकर जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोग देखना है, राइट। तो हाँ, शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ये कि देखो, हमारा समाजशास्त्र का जो हिंदी मीडियम के लिए टेस्ट सीरीज जो चल रहा था वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें देखो बैच 2 स्टार्ट हो गया, बैच 1 फुल हो चुका है ऑलरेडी। बैच 2 में 20 बच्चों में से अभी तक देखोगे तो 10 बच्चे जो कि इसमें इनरोल हो चुके हैं। आपको अगर डिटेल जानकारी लेना है इसके संबंध में कि कैसे जो कि चलाया जा रहा है हिंदी मीडियम का टेस्ट सीरीज यहाँ पे यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, तो आप इस नंबर पर देखो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यहाँ पर जो कि कॉल करके जो कि इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा क्या था, आर्थिक निकास का जो टॉपिक है वो हम लोग देख रहे हैं आज, राइट। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है तो बोला जाता है कि औपनिवेशिक काल में आर्थिक निकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से था जिसमें भारतीय धन का प्रवाह निरंतर और बिना अवरोध के इंग्लैंड की ओर हो रहा था। यानी कि आर्थिक निकासन का या फिर निष्कासन का क्या मतलब है कि ये हमारा इंडिया है और ये मान लो आपका ब्रिटेन है। तो इंडिया से जो कि पैसा लगातार और बिना जो कि अवरोध के जो कि यहाँ का जो भी यहाँ की संपत्ति पैसे थे, जो भी संपत्ति था वो धन के रूप में जो कि यहाँ पे लगातार जो कि कई सालों तक जाता रहा है, जिससे यहाँ की स्थिति परिस्थिति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो भी स्थिति वो देखोगे सब खराब हो चुका था। तो यही है आपका आर्थिक निष्कासन या निकास, आर्थिक निकास की विधि या फिर धन निष्कासन जो भी कह लो, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वही ये बात जो कि करता है। अब देखो, यहाँ बोला जाता है जिसके बदले में भारत को किसी प्रकार का आर्थिक व्यापारिक लाभ नहीं मिला। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इससे देखो भारत को कोई भी लाभ नहीं मिला, बल्कि इसके बदले में क्या हुआ, बल्कि गरीबी और अनऔद्योगिकरण यानी कि उद्योगीकरण को बढ़ावा नहीं दिया गया, उससे हतोत्साहित किया गया था भारत में, जैसी जटिल समस्याएं मिली। अगर देखो भारत से जो धन निष्कासन हो गया, यानी कि भारत में पूंजी निवेश करने के लिए पैसे नहीं है, सारे पैसे तो बाहर चले गए, यानी कि औद्योगिकरण भारत का नहीं हो पाया। और साथ ही बोला जा रहा है कि जब पैसे बाहर से चले गए तो भारत में गरीबी भी हमको देखने को मिली। यानी कि इस तरह की जो कि हमको जटिल समस्याएं भारत में फेस करने को देखने को मिला। जिन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को काठ का घोड़ा बना दिया। यानी कि अंग्रेजों की जो ये नीति थी धन निष्कासन की नीति, ये जो थी, इससे देखो जो भारत पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, अब उसको देखो घोड़े का काठ बना दिया गया। यानी कि जो आपका लकड़ी का घोड़ा होता है, कुछ इस तरह का संज्ञा भारत को दे दी गई सोने की चिड़िया की जगह पे, राइट। अब फिर आगे देखो, बोला जाता है भारत से आर्थिक निकासी की पहली बार चर्चा करने वाले राजा राम मोहन राय प्रमुख थे। ये देखो आपका पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार किसने चर्चा की थी, तो राजा राम मोहन राय ने, जो कि भारत से जो धन निष्कासन हो रहा था अंग्रेजों की तरफ, तो उसकी सबसे पहले जो कि उस पर विचार या अपने बात कौन रखा था, राजा राम मोहन राय जी ने रखा था। इन्होंने देखो 1831 ईस्वी में लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति को भेजी गई एक रिपोर्ट में उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र किया था। यानी जो आपका लंदन का हाउस ऑफ कॉमन था, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, वहाँ पे एक कमेटी को जो कि अपनी रिपोर्ट बनाकर उसमें जो कि इन्होंने इनको भेजा था, उनको बताया था कि इस तरह से जो कि भारत में चीज़ें हो रही हैं, इसको आप कैसे भी रोकिए, ठीक है। फिर देखो आगे बोला कि इसी को बाद में राष्ट्रवादियों ने धन का निष्कासन या संपत्ति का दोहन की संज्ञा दी। यानी कि जो भारत से जो पैसे बह रहे थे इंग्लैंड की तरफ, जिसको राष्ट्रवादियों ने क्या नाम दिया, धन का निष्कासन या संपत्ति का दोहन इसको कहा। अब देखो यहाँ पे एंट्री होती है हमारे द ग्रैंड ओल्ड मैन की, दादा भाई नौरोजी की। इस मुद्दे को दादा भाई नौरोजी काफ़ी जो कि हाईलाइट करते हैं पूरे लंदन में, जो कि इसको हाईलाइट करते हैं, इंडिया में हाईलाइट करते हैं, वेरियस इनके जो आर्टिकल वगैरह आते हैं उसमें जो कि काफ़ी इस मुद्दे को चर्चित में लाते हैं। अब पूरे धीरे धीरे इनका जो ये जो मुद्दा था, ये पूरे भारत के साथ साथ और जो आपके यूरोपीय देश थे ब्रिटेन के साथ जुड़े हुए थे, वहाँ तक जो कि ये सारे खबर फैल गए कि हाँ, इंग्लैंड जो कि यहाँ से जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि धन निष्कासन कर रहा है, लगातार कर रहा है, जिसका भारत पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
तो इन्होंने देखो काफ़ी इसको आवाज़ दी, काफ़ी ज़्यादा इस पर देखो अपना बल दिया, इसको उठाया, इस मुद्दे को काफ़ी जो कि चर्चा में लाया। तो इनकी देखो लंदन में एक बैठक हुई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो बैठक हुई थी, उसमें इनका एक आर्टिकल आया था, जिसमें जो आर्टिकल का शीर्षक क्या था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इसमें इन्होंने बताया था कि आर्थिक निकास अथवा धन के निष्कासन को इन्होंने सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान किया, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया कि किस तरह से अंग्रेज जो कि भारत से जो कि धन का निष्कासन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना पीटी के लिए इंपॉर्टेंट कि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया ये किसका है, दादा भाई नौरोजी का, जो कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में जो कि सबसे पहले इन्होंने लाया था। लेकिन सबसे पहले इसके निष्कासन जो धन बहिर्वाह की बात हो रही थी वो किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। राइट, तो हमको दो लोग मिल गए, दादा भाई नौरोजी और राजा राम मोहन राय, जो इस संबंध में बात करते हैं। ये पीटी के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो बोला जाता है ये जो धन का निष्कासन होता था ना, तो इसका प्रयोग अंग्रेज कहाँ करते थे, इस धन का देखो प्रयोग अंग्रेज कहाँ करते थे, जो उनके कर्मचारी होते थे उसको वेतन देना या उनको पेंशन देना, ब्रिटेन में खरीदी जाने वाली जो सैन्य से संबंधित जो भी चीज़ें थी, या फिर अन्य जो सैन्य की ज़रूरत की आवश्यकता की ज़रूरत, जैसे बंदूकें खरीदना, तोप खरीदना, गोला बारूद करना, और सैनिकों के वेतन वगैरह, सैनिकों के पोशाक वगैरह, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, तो ये सारे पैसे जो कि खर्च होते थे वो कहाँ से होते थे, जो भारतीय पैसे थे, भारतीय रुपये थे, उन्हीं का जो कि प्रयोग यहाँ पर होता था। साथ ही देखो जो परिवहन विकास किया गया था तथा भारत से भेजे जाने वाले जो सैन्य अभियान होते थे, उन सब पे जो कि भारतीय पैसों का ही खर्च किया जाता था, जिसको गरीब व्यय में शामिल किया जाता था। गरीब व्यय का मतलब था गरीब व्यय में आपको वो सारे धन आएंगे जो भारत के खर्च पे वो चल रहे हैं। तो इसमें देखो ये सारे जो कि खर्चे कौन उठा रहा था, भारत ही उठा रहा था। देखो कहा जाता है दादा भाई जो नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी ने धन का जो इस तरह से निष्कासन हो रहा था, उन्होंने इसको बोला कि यह समस्त बुराइयों का जड़ है, और इसे अनिष्टों का अनिष्ट यानी एविल ऑफ ऑल एविल्स कहा, यानी कि सबसे बुराई में भी ये सबसे बड़ा बुराई है। यानी कि अगर किसी ने 10 बुराई की है तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा बुराई वाली बात होगी तो वो यही है। तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला दादा भाई नौरोजी ने, कि अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी जो गंदी आदत रही है भारत को ख़त्म करने में, बर्बाद करने में, वो ये रही कि वो यहाँ के धन का निष्कासन कर रहे थे, और यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ब्रिटेन के लाभ के लिए ये सब काम कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, इसको अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ एविल्स, ये ध्यान रखना। ये किसने बोला था, दादा भाई नौरोजी ने। और देखो इसके संबंध में और एक आपके भारतीय आते हैं आरसी दत्त, इन्होंने भी इस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइट किया। इनकी एक पुस्तक भी आई थी, भारत का आर्थिक इतिहास। इस पुस्तक में जो कि इस मुद्दे को इन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया है, और बोला कि भारत का जो आर्थिक दोहन था उस पर काफ़ी जो कि विस्तृत से बातचीत किया है। इनके बाद देखो एमजी राणा डे है, ये भी जो को भारत में जो धन का निष्कासन हो रहा था, इसके कारण जो भारत का आर्थिक पिछड़ापन हो गया था, इसके जो भी कारण वगैरह थे, इन सबको जो कि काफ़ी जो कि डिटेल से इन्होंने बताया, और इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े उस पर भी काफ़ी डिटेल से इन्होंने इस पर डिस्कस की है। तो यानी कि हमारे जो आपके राजा राम मोहन राय जी थे ये एक होंगे, फिर दादा भाई नौरोजी जी होंगे, और आरसी दत्त जी हो गए, और एमजी राणा डे, ये 4 ऐसे कुछ मुख्य जो आपके कह लो हमारे भारतीय थे जिन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी जो कि हाईलाइट किया है। तो अब देखो इसमें आर्थिक निष्कासन के तत्व की बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या बातें शामिल थी। तो सबसे पहले देखो यह जो व्यय होता था ये कैसे तेज़ी से बढ़ता चला गया। तो यहाँ बताया जाता है कि देखो 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उसके पहले देखोगे तो जो गृह व्यय था कितना था, 10 से 13% था। यानी कि जितना भारत का राजस्व उगाही होता था, जितना कलेक्शन होता था, उसमें से 10 से 13% जो कि इनका गृह व्यय यानी कि सैन्य के रख रखाव के लिए या फिर व्यवसाय के लिए या विकास के लिए जो भी कार्य होते थे वो कितना था, कुल राजस्व का 10 से 30% था। लेकिन फिर देखो 1857 का जब क्रांति होता है तो उसके बाद यह जो कि धनराशि बढ़ गई, यानी गृह व्यय पर 1897 से 1901 के बीच में देखोगे तो यह धनराशि कितना हो गया, पहले 10 से 13% था, ये बढ़कर 24% हो गया। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने देखो सैन्य बल पर अधिक खर्च किया, सैन्य जो अभियान था उसको ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो इनके वेतन वगैरह देते थे अपने कर्मचारी को उसको भी बढ़ा दिया। तो इन सबका लेकिन भार किस पे दिया गया, जो भारतीय राजस्व था उसी से जो कि यहाँ पे इनको वेतन वगैरह सब कुछ खर्च उठाए जाते थे। फिर देखो यहाँ पे बोला जाता है कि 1901 के बाद से देखोगे 1901 से 2 के बीच में गृह व्यय और बढ़ गया, और ये अभी तक 24% होता था कुल राजस्व का, अब ये बढ़कर 40% तक हो गया। यानी कि भारतीय पैसों का जो कि भरपूर खर्च किया जाता था ब्रिटिश शासन को मजबूत करने में, एक तरह से कह सकते हो यहाँ पे। तो ये कुछ स्टडी है जो कि काफ़ी अच्छे है, अगर कभी भी इस पर क्वेश्चन आता है तो आप इन स्टडी को कोट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स इस पर मिलेंगे। राइट,
इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब देखो इसमें क्या कहाँ कहाँ खर्च हो रहे थे वो बात की जाती थी। गरीब व्यय में मुख्य रूप से क्या क्या बातें आती थी, तो बोला जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदार होते थे, जो शेयर धारक होते थे, उनको देखो लाभांश दिया जाता था भारतीय पैसों से ही। साथ ही सैनिक तथा असैनिक व्यय जो भी होता था, चाहे उसका जो उसके पदाधिकारी थे उनके जो पेंशन की बात होती थी, अवकाश की बात होती थी, तो ये सभी खर्चे जो कि भारतीय व्यय पर ही दिए जाते थे। फिर देखो बोला जाता है भारत सचिव तथा भारत सरकार इंग्लैंड में करोड़ों का माल सैनिकों तथा समुद्री विभाग के लिए अंग्रेजी मंडियों से खरीदती थी। 1861 से 1920 के बीच यह व्यय गृह व्यय का 10 से 20% प्रति वर्ष होता था। यानी कि जो इंग्लैंड में जो भी सैन्य माल या समुद्री विभाग से संबंधित जो भी चीज़ें खरीदी जाती थी, वो देखो भारतीय पैसों के जरिए ही इन्वेस्टमेंट किया जाता था, और इसका लाभ कमा के फिर से जो कि भारत को इसी के आधार पर थोड़ा बहुत रेट देकर फिर यहाँ से पैसे ले लिया जाता था। तो कुछ इस तरह का जो कि कह लो आपका दुष्चक्र टाइप का चलता था। फिर देखो बोला जाता है कि विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला व्यय, यानी कि जो पूंजी इन्वेस्टमेंट होता था तो उस पर जो भी पैसे दिए जाते थे ब्याज पे, वो भारत से ही पैसे लेकर जो कि वहाँ पे दिए जाते थे। फिर इस पर जो ब्याज होता था उसका लाभ जो कि ब्रिटेन लेता था, ना कि भारत। तो कुछ इस तरह की स्थिति भी देखने को मिली है। फिर देखो यहाँ बोला जाए कि दोनों महायुद्ध देखोगे, जब जो वर्ल्ड वार हुए हैं उसमें देखोगे तो 30 से 60 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो कि भारत से बाहर जा रहा था। यानी कि वर्ल्ड वार के समय में काफ़ी ज़्यादा जो कि भारत से धन का निष्कासन हुआ है। फिर देखो यहाँ बोला जाए कि और कैसे धन का निष्कासन हुआ है, जो विदेशी बैंक है, इंश्योरेंस कंपनियाँ थी, नौवहन कंपनियाँ थी, ये सभी देखो ये सभी इन्होंने यहाँ पर जो कि काफ़ी सारा जो कि धन अर्जित किया है। ये सभी प्राइवेट कंपनियाँ जो कि बहुत सारे धन यहाँ से इकट्ठा करके राजस्व प्राप्त करके या फिर कह लो अपना लाभ कमा के जो कि गई हैं। तो एक तरह से कह सकते हो यहाँ से भारत से बड़ी मात्रा में जो कि धन का निष्कासन इनके जरिए भी हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से जो कि भारत का धन का निष्कासन हुआ था, कहाँ कहाँ इन्होंने खर्च किया, कहाँ कहाँ पे जो कि इनके खर्च लगातार बढ़ते जा रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद देखोगे जो पहले 10 से 13% था वो 24% होगा। फिर 1901 टू 1902 के आसपास देखोगे तो ये आपका करीब लगभग 40% के आसपास ये व्यय बढ़ गया था। तो कुछ इस तरह से काफ़ी बहुत ज़्यादा जो कि खर्च हुआ करता था भारतीय रुपयों का। फिर अब देखो इसके प्रभाव क्या हुआ, तो इसके प्रभाव हम दो आधार पे पढ़ेंगे कि इसका इंग्लैंड पे क्या प्रभाव हुआ और इसका जो कि इंडिया पे क्या प्रभाव हुआ। तो देखो इसका दोनों प्रभाव हुआ, इंग्लैंड पे भी प्रभाव पड़ा, इंडिया पे भी प्रभाव पड़ा। पर हाँ, इंग्लैंड पे देखो सकारात्मक प्रभाव पड़ा जबकि इंडिया पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगर एक लाइन में बताऊँ इंग्लैंड में क्या प्रभाव पड़ा, तो कहा जाता है जैसे इनके एक ब्रिटिशर्स राइटर हैं, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उसमें ये बोलते हैं कि जो भारतीय पैसे का ड्रेन होता था वो देखो भारत से जो कि ब्रिटेन में जो पैसे जाते थे, जितने भी निष्कासन हुआ, इससे जो ब्रिटेन का जो औद्योगिक क्रांति था उसको बल मिला। जब ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को बल मिला तो ब्रिटेन की जो पूंजी थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई और ब्रिटेन का जो लाभ था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो एक तरह से कहा जाता है कि जो भारत का धन निष्कासन था उसने ब्रिटेन की क्रांति को, औद्योगिक क्रांति को काफ़ी बूस्ट किया है, ऐसा ब्रुक्स जी जो अपने बुक में मेंशन करते हैं। तो यही वही बात यहाँ पे पूरी तरह से बताई जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि 1757 से 1765 के बीच देखोगे तो कंपनी के पदाधिकारियों ने लगभग 60 लाख पाउंड जो बंगाल के वार्षिक आय का चौगुना था उपहारों में प्राप्त किया था। यानी कि यहाँ बताया जाता है जो देखो यहाँ पे ये जो ब्रिटिशर्स थे, जब 1757 क्रांति जीते थे, इन्होंने क्रांति को जीत लिया था, तो ये देखो एक किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। यानी कि वहाँ पे किसको राजा बनाना है, किसको नहीं बनाना है, बंगाल में किसको हटाना है, किसको नवाब बनाना है, इस तरह की बातें होती थी। तो इसके लिए इसके बदले में क्या होता है, जो राजा बनता था वो उनको जो कि पैसा देता था। तो यहाँ पर देखो इनको लगभग हर साल देखोगे तो 60 लाख पाउंड की प्राप्ति होती थी, जो कि अगर बंगाल की वार्षिक आय देखो तो एक तरह से कह लो बंगाल की जितनी GDP थी उस समय उसकी 4 गुना होती थी, जो कि इतना ज़्यादा जो कि इनको धन प्राप्त होता था। तो इससे देखो काफ़ी ज़्यादा जो कि धन का निष्कासन वगैरह देखने को हमको मिलता है। फिर देखो यहाँ पे वही ब्रुक्स एडम्स ने स्वीकार किया कि भारतीय धन ने यहाँ आकर राष्ट्र की नकदी पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि करके न केवल उसके शक्ति भंडार में वृद्धि की अपितु उसकी लोच और गतिशीलता में भी वृद्धि की। यानी कि ब्रुक्स एडम्स बोलते हैं कि जो भारतीय धन जो ब्रिटेन में गया, इससे देखो जो राष्ट्र की नगद पूंजी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो कि वृद्धि हो गई। इससे जो राष्ट्र की शक्ति स्वरूप थी उसमें काफ़ी, यानी कि राष्ट्र की पावर में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। फिर देखो यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे देखो ब्रिटेन में काफ़ी जो कि साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, इनोवेशन हुआ, जैसे फ्लाइंग शटर का आविष्कार हुआ, प्राकृतिक कोयला लकड़ी के कोयले का स्थान लेने लगा, और यहाँ पे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, यांत्रिक चरखा का आविष्कार हुआ। कार्टराइट ने देखो शक्तिशाली करघे का पेटेंट भी कराया था, भाप से चलने वाले इंजन का जो कि आविष्कार हुआ। तो ये यहाँ पे बोला जाता है, ये जो इतने ब्रुक्स से लिखते हैं कि ये सारे जितने आविष्कार हुए ना, इसने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को उतना बल नहीं दिया जितना कि भारतीय जो धन थे वो इंग्लैंड में आए थे, जिससे जो कि उद्योगों के लिए देखो पूंजी की प्राप्ति हो गई थी,
उद्योगों के लिए, और भारत जो कि एक जो कि बाजार के रूप में भी इनको मिल गया था। तो अपना ये माल यहाँ से पैसे लेकर माल अपना डेवलप करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, फिर भारतीय बाजारों में ही इसको बेच देते थे, फिर यहाँ से फिर जो लाभ होता था उसको फिर यहाँ पे जो कि इन्वेस्टमेंट करते थे। तो इस तरह का कुछ चक्र चलता था जिससे भारत गरीब से गरीब होता चला गया, और इनका जो आपका औद्योगिक क्रांति था वो काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होने लगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रुक्स क्यों ऐसा बोलते हैं कि जो आपका ये जो इतने सारे इनोवेशन थे, उस इनोवेशन से इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी वो उसको उतना बल नहीं मिला जितना कि भारतीय धन निष्कासन से औद्योगिक क्रांति को बल मिला है। तो यही सब पूरा बात यहाँ पे बताते हैं। तो इस तरह से देखोगे तो इंग्लैंड को क्या प्रभाव हुआ इसका, इंग्लैंड पर यह प्रभाव हुआ कि इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी उसके विकास अपने चरम पर पहुंच गई भारतीय धन निष्कासन से। राइट, अब देखो भारत पे क्या प्रभाव हुआ, तो भारत पे देखो इसका निगेटिव प्रभाव हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो बताया जाता है पहले पॉइंट में कि यहाँ पे देखो पूंजी का निवेश नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक व्यय काफ़ी बढ़ चुका था और सभी पैसे जो कि प्रशासनिक व्यय में लग जाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो वो सारे पैसे जो कि ब्रिटेन में वगैरह चल जाते थे। तो यहाँ पे जो कि उद्योगों के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं हो पाए क्योंकि पैसे ही नहीं थे, सारे पैसे तो ब्रिटेन चले जाते थे, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए यहाँ पर पूंजी का निवेश नहीं हो पाया। इस कारण से यहाँ पर औद्योगिकरण हमको देखने को नहीं मिला, यानी कि भारत में औद्योगिकरण का अभाव हो गया। अब देखो औद्योगिकरण नहीं हो पाया तो यानी कि भारत के बहुत सी जो औद्योगिकरण पर आधारित जो नगरीकरण थी उस पर संबंधित जितने भी डेवलपमेंट वाली चीज़ें थी वो सभी यहाँ पे रुक गई, बाधित हो गई। बल्कि अगर इंडिया में जो कोई भी औद्योगिकरण के लिए काम करने की कोशिश करता था तो उसको भी दबा दिया जाता था, यानी कि उसके उद्योग को भी रोक दिया जाता था। इंग्लैंड देखो यहाँ से कच्चा माल तैयार लेकर जाते थे, अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करके उसको देखो पक्का माल बनाते थे, फिर भारत की बाजार में बेचते थे। ये कंटिन्यू चलता था जिससे भारत का जो धन था वो लगातार इंग्लैंड की ओर बढ़ता चला गया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अब फिर देखो इससे बोला जा रहा है इसके और क्या प्रभाव हुआ, तो बोला जा रहा है यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि भारत के धन से इंग्लैंड की पूंजी बढ़ी, वहीं पूंजी भारत में वापस आकर लोगों का शोषण करने लगी। यानी कि यहाँ पे देखो इंग्लैंड की पूंजी बढ़ी, इन्होंने फिर मैन्युफैक्चर करा, फिर यहाँ पे लेकर आए, फिर यहाँ पे बेचना शुरू किया। यानी कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ के पैसे जो कि यहाँ पे चले जा रहे हैं, यहाँ के लोग गरीब होते जा रहे हैं। और इससे एक चीज़ ये भी हुआ, जब इनका मशीन से बना हुआ माल यहाँ पर आया और यहाँ पर इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि भारत में इनके जो भी माल तैयार होता था उसका ढेर लग गया था। तो इस संबंध में क्या हुआ, जो भारतीय हस्तशिल्प कला उद्योग था या फिर भारतीय जो ये आप समझ लो ब्रिटेन है, ये इंडिया है, तो जो भारतीय उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग था, वो सभी नष्ट होने लगे। तो यानी भारतीय उद्योग को कोई भी जगह नहीं मिली, उसका कंपटीशन सब कुछ खत्म हो गया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे गरीबी लगातार बढ़ती चली गई और बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी बढ़ती चली गई। तो ये कुछ प्रभाव है जिससे आप देख सकते हो। फिर देखो यहाँ पे जैसे और चीज़ें क्या बताई जाती हैं कि देखो जितने भी आर्थिक साधन थे ना उस पर यूरोप के लोगों ने अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि यूरोप करने का मतलब जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटेन ने अपना अधिकार कर लिया था जितने भी आर्थिक साधन भारत में थे। जैसे यहाँ पे देखो बताया जाता है जितनी भी कोयले थी या सोने की खानें थी वहाँ पर देखो एकाधिकार था ब्रिटेन का। जूट और पटसन की मिलों पर भी एकाधिकार था, मदिरा बनाने के स्थानों पर भी एकाधिकार था, चाय और कॉफ़ी के जो बागान बगीचे थे उस पर भी एकाधिकार कर लिया था, और नील की खेती होती थी और जो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाते थे उस पर भी इनका एकाधिकार स्थापित हो गया था। यानी कि हर जगह से देखो इन्हीं का अधिकार था। भारतीयों को कहीं भी इन पर आने की कोशिश अगर करते थे तो उनको दबा दिया जाता था। तो इससे देखो भारतीय का जो औद्योगिकरण होना था वो नहीं हो पाया। फिर देखो बोला जाता है कि भारत की 3/4 ऊनी और कागज़ की मिलों, जूट प्रेस, तेल मिलों, लकड़ी मिल, कपास के कारखाने आदि के मालिक विदेशी हो गए थे। यानी कि ये सब जो मेन आपका इंडस्ट्री था वो सब इसके मालिक कौन थे, विदेशी थे, ना कि भारतीय थे। सारे जहाज़ों का व्यापार, रेलवे, बैंक आदि जो कि अंग्रेजों के ही कब्जे में था। एक तरह से जो इकोनॉमी का पूरी रीढ़ होती है वो सब कुछ जो कि अंग्रेजों के हाथ में था। ये इसलिए देखो अंग्रेजों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, ना ही यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की। ये सारे जितने भी पैसे मिलते थे वो सारा पैसा ले जाते थे अपने देश में। इसका प्रमाण आप इस आधार पर देख सकते हो कि इंडिया में जो कि जब इंग्लैंड वासी थे यानी ब्रिटिश वासी थे तो इंडिया में काफ़ी बार अकाल आए। अकाल आने का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ का जितने पैसा था वो चला गया वहाँ पे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ नहीं, खाद्यान्न की कमी हो गई, सब कुछ की कमी हो गई। तो इसलिए यहाँ पे बहुत बार अकाल देखा गया जिसमें कई बार लाखों लोगों की मृत्यु भी हमको देखने को मिली है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जाता है कि भारत में किस तरह से जो कि आर्थिक जो निष्कासन हो उसका क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। फिर देखो यहाँ पे बोला जाता है कि आर्थिक निगम ने नैतिक निगम को बढ़ावा दिया। अब इसको समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है कि देश में अंग्रेज अधिकारियों को नौकरियाँ दी गई, उनकी जगह भारतीय नौकरी कर सकते हैं। यानी कि जो भी इंडस्ट्री अंग्रेज अपना लगाते थे वहाँ पर अंग्रेजों को ही नौकरी दी गई बजाय कि भारतीयों को। यानी अब देखो यहाँ पर भारतीयों को नौकरी नहीं मिली तो इससे क्या हुआ, इससे देखो जो भारतीय थे उनके पास पैसे नहीं आए, पैसे
पैसे नहीं तो वो पूंजी जमा नहीं कर पाए और उसका प्रयोग जो कि भारत में वो नहीं हो पाया, वो चला गया कहाँ, विदेशों में चला गया। अंग्रेजों को जहाँ नौकरियों के चलते अनुभव और योग्यता मिली, वहाँ वहीं देखोगे तो भारतीय जो कि अनुभवहीन रह गए, यानी कि उनको ये अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। अनुभव तथा योग्यता का यह विकास नैतिक निर्गम ही था जिसने भारत को पतोन्मुख बनाया, यानी कि भारत को औद्योगिकरण के संबंध में कोई भी अनुभव की प्राप्ति नहीं हो पाई, ना ही यहाँ पे पूंजी बच पाए जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सके। तो इसी वजह से बोला जाता है कि भारत का काफ़ी ज़्यादा जो कि आर्थिक पतन देखने को मिला है। फिर देखो बोला जाता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय धन निर्गम ने वास्तव में भारत को आर्थिक दृष्टि से खोखला बना दिया। जब भारत 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ तब उससे विरासत में केवल क्या मिला, विभाजित भारत, यानी इंडिया पाकिस्तान जो भारत था वो इंडिया पाकिस्तान में बढ़ गया था। साथ ही विपन्न भारत भी मिला था, यानी विभाजित भारत के साथ साथ विपन्न भारत। देखो कितना अच्छा जो कि टर्म यहाँ पे यूज किया गया है आपके कंक्लूजन के लिए। विभाजित भारत के साथ साथ विपन्न भारत भी मिला है आर्थिक निष्कासन के चलते। ये पूरा टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अब इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका मेंस में तो आप इजीली जो कि इसको टैकल कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।